हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं पुलीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ब्लॉक इन ब्लॉक ब्लॉक और ब्लॉक कांटेक्ट में जब होते हैं एंड वी आर अप्लाइंग ए फोर्स तो उसका एक्सेलरेशन, फिर कांटेक्ट फोर्सेस जो है उसको निकालने के तरीके हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पुलिस वाले सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज भी पूरा के पूरा डिटेल में डिस्कशन जाने वाला है। आई होप आपने लेक्चर 1 अटेंड किया होगा और उसकी प्रॉपर नोट्स आपके पास तैयार होगी। उससे रिलेटेड एक दो सम्स मैं पहले करवा के लेता हूं और बाद में थियरी पर जाता हूं। अच्छा, थोड़ा सा थंबनेल में मैंने मेरे डिजाइनर को बताया कि समथिंग कुछ ऐसा क्रिएटिव करो कि जिसमें न्यूटन दिखे और न्यूटन पुली को खींच रहा है। अभी डिजाइनर ने डिजाइन तो तैयार करके दे दिया है। शुरुआत में देखने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद न्यूटन को किसी ने कैद कर लिया है। दिख तो ऐसे ही रहा है ना, मतलब उसको किसी ने बांध के रख दिया है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बांधा नहीं है, ये इधर से इधर कुछ पुली कनेक्ट किया है। अभी पुली से कनेक्ट किया है तो पुली तो गायब हो गया। चलो ठीक है, इसी क्रिएटिव को एंजॉय कर लो फिलहाल के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बच्चों इसमें। तो कल का मैं फास्ट में एक बार रिवाइज कर देता हूं। क्या था कि हमने फोर्स की जो डेफिनेशन देखी थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, राइट। और मोमेंटम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सही है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसमें रखने के बाद सबसे पहले क्या पता चला, अगर मास कांस्टेंट है और मैं पावर सॉरी मोमेंटम में ये वैल्यू रख देता हूं तो मुझे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा, F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। और मास कांस्टेंट होने की वजह से मास बाहर निकल गया एंड दिस इज डी वी बाई डी टी। तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स। फिर सेकंड क्या होगा, अगर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट निकाल दिया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट वाली केस कौन सी थी, अ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप, कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू वी एंड दिस इज डी एम बाई डी टी। यस, यहां पर भी फोर्स एक्सर्ट होता है। फिर तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट है, तो फिर यहां पर क्या लिया जाए। तो देखिए कैसा होता है, एक एग्जांपल मैंने लिया था मशीन गन का। मशीन गन के थ्रू बुलेट फायर की जाती है और जब बुलेट फायर होती है तो गन जो होता है वो गन पर एक बैकवर्ड फोर्स जनरेट होता है। तो बैकवर्ड फोर्स कितना जनरेट होगा, तो यहां पर देखिए एन एम वी लिया था। और एन का मतलब क्या था बच्चों, एन का मतलब था नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। क्या था, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड था। क्लियर हो गया। चलिए इसमें जैसे अभी इस पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस क्वांटिटी पर थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहां पर एक सवाल है, आई होप क्लियरली आपको दिख रहा है। ए ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन द लॉन्ग frictionless horizontal table pulled horizontally by constant force, force वैरी नहीं हो रहा है यहां पर, it is found to move 10 मीटर in first 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें चाहिए। आप कोशिश करो, पहले पेपर वर्क कुछ हो सकता है क्या, पॉसिबल हो सकता है क्या, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर यहां पर मैं जो निकालने वाला हूं वो टैली होता है कि नहीं होता है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी गई है यहां पर बच्चों कि हॉरिजॉन्टल टेबल है एंड ऑन दिस टेबल मान के चलिए यहां पर जो उन्होंने बताया है, अ ब्लॉक इज केप्ट। जो सरफेस है दैट सरफेस इज स्मूथ सरफेस, क्या है, सरफेस स्मूथ है एंड समवन इज अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है बच्चों यहां से होकर मान लीजिए यहां तक पहुंच रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा है 2 सेकंड, टाइम लगा है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में ये जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर तक ट्रेवल कर दिया। अभी मुझे फोर्स चाहिए। देखिए क्या होता है, इस ब्लॉक का मास तो मुझे 2 किलोग्राम दिया गया है, ब्लॉक का जो मास है 2 किलोग्राम है। और अभी इस टाइप के सिचुएशन में फोर्स इज इक्वल टू हम लोग मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं इसमें। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज मास इज गिवन
और फोर्स भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी पता नहीं है, लेकिन आपको काइनेमेटिक्स में पता होगा। जैसे काइनेमेटिक्स से अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं है, लेकिन इन फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्ट किया होगा यहाँ पे रेस्ट इमेजिन करके चलते हैं, तो रेस्ट में अगर स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्पीड इसका 0 था, हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ये तो चाहिए, और टाइम कितना 2 सेकेंड लगा, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना है 10 मीटर है, तो 10 मीटर इज इक्वल टू देखिए ये तो 4 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ ए, मतलब ए मुझे मिल रहा है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कितना मिल रहा है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जैसे ही हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो बच्चों मिल गया यहाँ पर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। चलिए इसको एक बार आप देख लो, अगर आपका आंसर आता है आया है तो उसको एक बार टैली करके देख लो बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप टैली करके देख लो। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा आप कोशिश करो सेकेंड क्वेश्चन को, इसको मैं यहां से जी निकाल देते हैं। यहां पर देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन पर आप आना है। सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बच्चों। ए कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। इफ द कार वेज 2000 किलोग्राम व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। इसको स्टॉप करना है, रोकना है। इसका शुरुआती स्पीड कितना दिख रहा है आपको 40 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है। स्टॉप बाय अप्लाइंग ए ब्रेक इन नेक्स्ट 4 मीटर, अगले 4 मीटर में ये चीज रुकने ही वाली है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि रुकने वाली है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितना होने वाला है 0 होने वाला है। और ये इसका जो था ये इनिशियल स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। 40 किलोमीटर पर आवर इज ए इनिशियल स्पीड। फिर कार का जो वेट है वो 2000 किलोग्राम है और फोर्स के बारे में पूछा गया। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर u इज इक्वल टू ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आ गया 200 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड, या फिर 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड हम लोग फिलहाल के लिए रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या होगा, ये 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, तो ये तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो मैं ये कर देता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। हाँ ये क्यों काइनेमेटिक्स ही क्यों, क्योंकि देखिए कैसा होता है, फोर्स तो हमें मास इनटू एक्सेलरेशन पता ही है। यहाँ रिटार्डेशन चल रहा है, ये रुक रहा है, तो कार रुक रही है, मतलब कार पर कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। कार की स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर कार को ब्रेक अप्लाई कर दिया गया है। हालांकि ये सारी चीजें रोड और टायर के फ्रिक्शन पर ही काफी सारी चीजें डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो ये चीज रुकने वाली है, और यहाँ हमें एक्सेलरेशन अभी तक पता नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन पता है। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 100 डिवाइडेड बाय 9 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन बच्चों कितना है पता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ये 4 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये 4 मीटर दिया गया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये 100 जो है इसको 10⁻², अगर लिखता तो 10⁻⁴, और डिवाइडेड बाय ये देखिए 4 2 जा 8 और 8 यहाँ पर 81, 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। ये इतना फिलहाल तो रख देता हूं मैं। उसके बाद में फोर्स में F इज इक्वल टू देखिए मास 2000 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन जो मिला है वो माइनस में मिला है, तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 8। चलो इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो बच्चों, कैलकुलेट करके देख लो, टैली करते हैं, मार्क्स कितना कितना आपका आंसर मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, यस, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन इसका क्या आ सकता है। आप एक बार करके देख लो बच्चों कितना आ रहा है वहां पर। तो 2000 को हम लोग डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये नंबर तो कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है
3.08 और 10⁴ न्यूटन तक आ रहा है। और ये माइनस साइन था, हम लोगों ने निकाल दिया क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव फोर्स, फोर्स अपोज कर रहा है उसको, राइट। तो ये आंसर मिल रहा है, आप एक बार टैली कर लो। यस, मेरे पास जो आंसर यहाँ पर दिख रहा है इट इज 3.1 10⁴ न्यूटन, जो कि सही है, जो कि सही है। क्लियर है? चलो, एक बार क्लियर हो गया बच्चों। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है हमें? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन तो पता ही है, लेकिन काइनेमेटिक्स कैसे इसमें इंट्रोड्यूस हो गया वो भी आप समझ लो। तो सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है। रुक गई है कार, रुक गई है मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, रुक गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दिया है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एस का इस्तेमाल कर लिया, इसमें से रिटार्डेशन मिल गया, निगेटिव में जो था। तो बाद में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कार का मास दिया है, एक्सेलरेशन यहां पर रख दिया। यस, दिस वन इज द आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट हम लोग इसमें से करा लेते हैं और फिर बाद में आगे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। थोड़ा रीडेबिलिटी है, देख लीजिए। तो पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम moves on a straight line, variation of speed with time as shown in the figure, find a force acting on the particle at t equal to 2 second, 4 second और 6 second। तो 2 सेकंड तो बच्चों यहां पर है, 4 सेकंड यहां पर है और 6 सेकंड यहां पर। आपने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा है कि जो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम का, अगर ग्राफ है यहां पर आप स्लोप निकालते हो तो स्लोप आपको एक्सेलरेशन मिला के देगा। ये जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से लाइन अगर है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आता है। इसका अगर सेकंड का बात करें तो इसका एक्सेलरेशन 0 आने वाला है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। और थर्ड देखिए ये 15 है यहाँ पर, इमेजिन करके चलते हैं। ये 6 जो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जो चल रहा है, क्योंकि स्पीड घट रही है, वेलोसिटी घट रही है इसकी, राइट। तो अगर घट रही है मतलब रिटार्डेशन चल रहा है। यहां पर ये जो लाइन होगी है, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है, इसका जो स्लोप होता है बच्चों निगेटिव होता है। अच्छा, इसका भी आंसर निकालना है, निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसका स्लोप अगर निकालना है तो मैं y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस कर देता हूं। तो y एक्सिस में मुझे दिख रहा है 15 डिवाइडेड बाय x एक्सिस में मुझे दिख रहा है 3। तो बच्चों इसका आ गया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये तो 0 था। अच्छा, इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी निगेटिव साइन डाल दिया, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल वो नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी निगेटिव डाल दिया। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो लगेगा वो कर दूंगा। y एक्सिस कितना है बच्चों? 15 है। x एक्सिस कितना है? तो ये 8 है, ये 5 है, तो यहाँ पर भी 3 आ गया, तो माइनस 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गया, है ना। रिटार्डेशन भी 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ गया। तो अभी अगर मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर बात करते हैं। तो 2 सेकंड पर बच्चों क्या हो रहा है? देखिए फोर्स इज इक्वल टू, है ना, मास तो कितना है 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम मतलब 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि देखिए ग्राम में है। तो एसआई सिस्टम में काम करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कराना है हमें किलोग्राम में, वो करा दिया। तो 50 10⁻³ मास हो गया। एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यह आ गया बच्चों 250 10⁻³ या फिर 0.25 न्यूटन आ गया। सेकंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। देखिए आपको लगेगा कि यार 4 सेकंड तो बीच में आ रहा है, तो लेकिन ये तो पूरा लाइन स्ट्रेट है ना, पैरेलल है ना। तो हर एक पॉइंट पर मतलब 3 सेकंड के बाद में 5 सेकंड तक हर एक टाइम में एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 बनने वाला है। तो 0 हो गया, तो f इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो देखिए बच्चों 5th सेकंड कंप्लीट होने के बाद 8th सेकंड तक अगर बात करोगे तो रिटार्डेशन चल रहा है। किसी भी पॉइंट पर जाओ आप, अगर 5.1 सेकंड लो, 5.2 सेकंड, 5.3 सेकंड या कितना भी कुछ भी सेकंड लो, 8 सेकंड तक आप जाते हो तो रिटार्डेशन मिलना तय है। तो f इज इक्वल टू m 50 10⁻³ और रिटार्डेशन जो है बच्चों ये माइनस आ गया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये भी बच्चों देखिए माइनस, यही सॉल्विंग है ना, माइनस 2.50 न्यूटन। तो आपको एक बार ये क्रॉस चेक करना है, ये आंसर देख लीजिए आप, आपने भी निकाला होगा तो करेक्ट निकला है। यस, चलिए बढ़िया। अभी मेन कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो जो अभी तक मैंने लिया है वो तो लास्ट लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 1 जो था उससे रिलेटेड था।
और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, इस पर हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट वर्कआउट कर सकते हैं। नया पॉइंट है, देखिए फोर्स के बारे में अगर बात करें तो उसको एक्चुअल में नेचर वाइज अगर कैटेगराइज किया जाए तो 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात नहीं करना है, हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सिर्फ पढ़ना है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते समय फोर्स के बारे में अगर बात करें तो कई बार ऐसे वर्ड आएंगे, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, है ना, एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बात करें तो उसमें दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। या फिर रोप अगर है तो रोप में फिर टेंशन इन स्ट्रिंग आ जाएगा, स्प्रिंग अगर है तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। तो इस टाइप के हमें यहाँ पर स्टेटमेंट मिलने वाले हैं। तो शुरुआत में देखिए हम लोग फोर्सेस को ना अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं ताकि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सम्स हमें सॉल्व करते हैं। तो फोर्स के सबसे पहले हम लोग एनकाउंटर करेंगे जो कंपलसरी में पता होता है। तो फोर्सेस में शुरुआत में देखिए फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स में हम लोग बेसिकली दो कैटेगरीज पे काम करने वाले हैं, लेकिन पूरे लॉज ऑफ मोशन में एक ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो होने वाला है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन हम ज्यादा इस्तेमाल कौन करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है ना, अर्थ का खुद का मास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास तो ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यस, तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल होगा। इस बॉडी का जो उसको उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो इसका वेट अगर बात करते हैं तो वेट इज इक्वल टू mg। यस, इसको हम लोग बोल सकते हैं फील्ड फोर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं फील्ड फोर्स। अच्छा, ये बॉडी मैंने ऊपर दिखाई है, नॉट नेसेसरी अगर यहाँ पे दिखाओ तो यहाँ पर भी देखिए अर्थ के सेंटर की ओर हमें दिखाना होता है, तो इसका वेट हम लोग दिखाएंगे mg। तो सबसे शुरुआत में ये देख लो, फील्ड फोर्स जो होता है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आए, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो ये जरूरी नहीं है। बॉडीज कैन बी इन अ कांटेक्ट एंड कैन नॉट बी इन अ कांटेक्ट ऑल्सो, ठीक है, एक्शन एट अ डिस्टेंस भी आप बात कर सकते हो। तो यहां अगर आप देखोगे तो दो बॉडीज जो है कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉट नेसेसरी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट हम लोग mg लेंगे, और ये दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में चला जाएगा, फिलहाल हमें इस पर ज्यादा डिटेल में काम नहीं कर रहा है। ये आप नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस में हम स्पेसिफिकली दो फोर्सेस को इन्वॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर बॉडी जो मैंने दिखाई है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में मतलब रुकी हुई है, वहीं पे है, इस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स नहीं डाल रहा है, तो ये ग्राउंड पर रखी हुई है। तो आप इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो, ये जितने भी फोर्सेस मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, ये फोर्सेस एक्चुअली इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो एटॉमिक लेवल पर ओरिजिन है। क्योंकि देखिए क्या होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाऊं आपको, यस, तो यहां पर देखिए मैंने इस फोन को पकड़ के रखा है, तो पकड़ के रखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या होगा बच्चों, मैं मेरी फिंगर्स इसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो कांटेक्ट में अगर आ रही है जैसे ऐसे कांटेक्ट में आ रही है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ इसका जो पार्ट होगा, बेस जो होगा, और मेरे हाथ की जो स्किन होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे समझ के चलो, ऐसे समझ के चलो, इसका ये मॉलिक्यूल है और ये अर्थ का मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स जनरेट कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलो ये जो ए है और ये बी है, ए जो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप होता होगा, ये कोशिश कर रहा है कि इस नीचे वाले बी को नीचे ढकेला जाए, और बी वही रुकने की कोशिश करता है, बी ए को ऊपर ढकेलता है। अगर इसमें कामयाबी दोनों को मिल जाती है तो दोनों वैसे ही रहते हैं, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है, ये भी ढकेल रहा है, ये भी ढकेल रहा है, और दोनों का जो फोर्स है एक दूसरे के ऊपर वो कैसा है, वो इक्वल है और अपोजिट भी है ना। तो इससे हो क्या हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट अगर बात करें, दोनों पर बात करें तो नेट अगर बात करें तो ठीक है, वहीं पर रुकने की कोशिश करेगी, ये क्लियर हो रहा है।
तो देखिए क्या होता है, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर जो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा था। तो एक्शन रिएक्शन क्या है, देखिए मॉलिक्यूल ए बी पर फोर्स जनरेट कर रहा है और बी ए पर फोर्स जनरेट कर रहा है। यहां पर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, बट दीज टू आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि समझ लो ना, ए बी को ढकेल रहा है और बी ए को ढकेल रहा है। इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो कुछ इस तरीके से ही आपको इस पॉइंट को समझना है, और समझकर क्या करना है देख लो। इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालें हम तो कुछ इस तरीके से होगी। इस पॉइंट पर मैं काम करता हूं तो यस, ये जो ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के नीचे जो कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स है, ये ए था ये बी था, राइट। तो बी ए को ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर ढकेल रहा है, तो ये आ गया बच्चों नॉर्मल फोर्स, ये आ गया नॉर्मल फोर्स, राइट। तो आप बोलोगे फिर ग्राउंड से रिलेट क्या करें, तो मैं आगे क्वेश्चन करा के ले रहा हूं। देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर है, अगर ग्राउंड ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स डाल रहा है तो यस, ये ब्लॉक गिवे ग्राउंड को नीचे ढकेल रहा होगा। तो मॉलिक्यूल वाइज अगर बात करें, तो अगर मैं ग्राउंड का बात करूं तो ग्राउंड पर ये जो ग्राउंड है, यस, इसकी रिएक्शन ग्राउंड पर पड़ने वाली है नॉर्मल। तो इस तरीके से देखो, ये अर्थ ने इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स डाला और ब्लॉक ने ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन दे दिया। तो इस तरीके से ये एक्शन और रिएक्शन पेयर यहां पर बन चुकी है, इस तरीके से एक्शन रिएक्शन बन चुकी है। सही चल रहा है अभी, चलो बढ़िया। तो देखिए क्या होता है, इसमें कोई अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल नहीं है जो कि इस बॉडी को खींच रहा है। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि ये जो है इसका वेट इसको नीचे खींच रहा है। मान लीजिए दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आती है, दो बॉडीज जब कांटेक्ट में आती है तो इनके बीच बीच में जो होते हैं एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं, जो कि हम लोगों को पता चला है कि वो रिपल्सिव है, रिपल्सिव है। तो हो क्या रहा है, ये जब कांटेक्ट में आ रहा है तो ऊपर वाला नीचे ढकेल रहा है और नीचे वाला ऊपर ढकेल रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विथ वेट, इसका वेट से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वेट इज अ विच टाइप ऑफ फोर्स, फील्ड फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। समझ में आ रहा है, ये कांटेक्ट में हो ना हो वेट तो ऑलरेडी उसके पास है ना, वेट ऑलरेडी उसके पास है। क्लियर हो रहा है बच्चों, चलिए बढ़िया, चलिए आगे चलते इसमें। अभी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होने वाला है वो समझ लो। यहां पर मैं अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखिए ऑलरेडी जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में, तो यहां पर गारंटेड नॉर्मल फोर्स तो होना ही होना है, ये नॉर्मल फोर्स है ही है। ये नॉर्मल फोर्स किसने दिया, अर्थ ने दिया, ग्राउंड ने दिया, ऊपर ढकेला। क्लियर हो रहा है, ये अर्थ ने दिया है, ऊपर ढकेला मतलब समझ में आ गया, अभी तो क्लियर हो गया होगा यार। अभी वापस से वही चीज मैं बताना ही नहीं चाहता कि ग्राउंड का मॉलिक्यूल इसको ऊपर ढकेल रहा है, ये इसको नीचे ढकेल रहा है। तो हम लोगों को ग्राउंड क्या कर रहा है, इसको ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर ढकेल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दे दिया मैंने। नॉर्मल, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, it must be perpendicular to the surface in contact, yes, perpendicular to the surface in contact। तो ये जो नीचे का ग्राउंड है परपेंडिकुलरली फोर्स दे रहा है, हो गया। अभी अगर मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दो चीजें देख लो, नॉट नेसेसरी ब्लॉक मस्ट मूव। मैं अगर फोर्स दे रहा हूं, ब्लॉक टेंड टू मूव, कोशिश कर रहा है मूव होने की, मूव नहीं हुआ, या फिर सही में मूव हो रहा है। तो होता क्या है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन था, ये ऊपर ऊपर की मारामारी जो चल रही थी, उसके अलावा और एक मारामारी झगड़ा चालू हो गया। वो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में देखिए झगड़ा भी है और प्यार मोहब्बत भी है। कैसे देख लो, एक कोल्ड वेल्डिंग होता है, ये मॉलिक्यूल आगे जाने की कोशिश करता है तो ये इसको वापस से रोकने की कोशिश करता है। हो क्या रहा है देख लो बच्चों, इसमें मोशन अगर आ रहा है, इसमें अगर मोशन आ रहा है तो देखिए क्या होता है, इसमें मोशन अगर आ रहा है राइट में, तो फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है ये बैक में जनरेट हो रहा है। बैक में कैसे जनरेट हो रहा है, कोई चीज को आप ढकेलने की कोशिश करो, यस, उसको जो अर्थ है या फिर जो रफ सरफेस है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इन अ बैक डायरेक्शन। रिलेटिवली ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है और अर्थ उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करेगा। तो अर्थ, ग्राउंड, फ्लोर, रफ सरफेस उसको पीछे खींचने वाला है, उसको पीछे खींचने वाला है। क्लियर हो रहा है बच्चों, चलिए बढ़िया आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ट्राई करना, फ्री बॉडी डायग्राम को भी आगे बताना है मुझे, लेकिन चलिए F1 F2 फोर्सेस तो दोनों दिख रहे हैं, एंड ऑल सरफेसेस आर रफ, ऑल सरफेसेस आर रफ। यहां पर बच्चों देखिए फ्रिक्शन F1 है, सॉरी फोर्स F1 है और यहां पर फोर्स F2 है।
तो फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर मुझे कांटेक्ट दिख रहा है, तो कांटेक्ट दिख रहा है तो नीचे का सरफेस ऊपर के ब्लॉक को ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स देगा। तो यह आ गया बच्चों नॉर्मल फोर्स, चलो इसको N1 बोल देते हैं। और नीचे के सरफेस ने ऊपर के ब्लॉक को नॉर्मल दे दिया N1, है ना। ये सरफेस है, यस, परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल। अच्छा ये भी तो सरफेस है, ये भी तो सरफेस है, तो ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस को नॉर्मल, यस, इस सरफेस को नॉर्मल, तो इसकी रिएक्शन इस पर आने वाली है N1, ये आ गया। और उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए बच्चों इसका खुद का वेट भी तो है। अगर इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो इसका वेट जो होगा M1G भी होगा। उसके अलावा नीचे का ब्लॉक अगर बात करो तो इसका खुद का जो वेट होगा वो M2G होगा। क्लियर हो रहा है। उसके अलावा बात करें तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की, इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में जाने की है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में अगर जाने की है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में जाने की है, तो इस पर फ्रिक्शन जनरेट होगा इस डायरेक्शन से। अगर रिलेटिवली बात करें तो ये F2 जो है इस ब्लॉक को किधर खींचने वाला है, इस साइड में खींचने वाला है। ये इसको इस साइड में अगर खींचने वाला है तो फिलहाल के लिए अगर बात करें तो इस साइड जाने वाला है इसकी मोशन, तो इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर बच्चों F, है ना, F डैश डाल देता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, ये तो फ्रिक्शन में डिटेल जाने वाला है। वापस से अगर नीचे भी रफ सरफेस है तो यहाँ पर भी बच्चों फ्रिक्शन आ गया। उसके बाद में ये ग्राउंड पर कनेक्टेड है तो ग्राउंड भी तो इस पर नॉर्मल देने वाला है। थोड़ा सा मतलब मैं थोड़े लाइटर क्वेश्चन भी ले लूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ये शुरुआत ही है बच्चों। तो अगर शुरुआत ही है, अगर आपको पूरा डिटेल में उसको समझना है तो एक एक पॉइंट को क्लियरली समझते हुए आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट मेरी तरफ से क्लियर हो गया है, इसको और अच्छे तरीके से क्लियरली समझ लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, चलिए आगे का पॉइंट भी ले लेते हैं। इसको कुछ बॉडीज़ की नॉर्मल डायग्राम हमें निकालनी होगी, तो नॉर्मल डायग्राम अगर निकालनी होगी तो वो भी उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है, देखिए एफ और एफ डैश दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रिक्शन का मामला है, फ्रिक्शन पूरा अलग से डिटेल में जाता है। हम लोग को सिर्फ फिलहाल में जितने हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं यूजुअली वो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए कि जिसमें सरफेसेस स्मूथ हो गए पहली लेवल पर, फिर पुलीज आएगी तो पुलीज मासलेस आएगी, पुलिस फ्रिक्शनलेस आएगी, रोप जो है वो इनिशियली हम लोग मासलेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जैसे जैसे होगा स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, अटैचमेंट टू द अदर बॉडीज, ये अनदर टाइप मैंने इसको ऐड करा दिया। तो आपने ये तो किस्सा देखा होगा जैसे कि दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक्स एक दूसरे से अटैच्ड है बाय स्ट्रिंग। अभी तक जो था वो दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर है, या फिर ऐसे भी सिचुएशन आएगी कि ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, ये भी सिचुएशन आने वाली है ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले ये देख लीजिए बच्चों, ये दो ब्लॉक्स है, दीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, स्ट्रिंग जो है मासलेस है, तो यहां पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो टेंशन सेम होगा एवरीवेयर। अभी अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो, क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है। ये स्ट्रिंग जो है वो यहां पर कनेक्टेड है, समझ लो ये स्ट्रिंग यहां पर कनेक्टेड है बच्चों, और यही स्ट्रिंग यहां पर भी कनेक्टेड है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है। अभी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझना है, ये ब्लॉक आगे क्यों जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाने का क्यों कोशिश करेगा, तो समझ लो। पहले तो मुझे पता चला कि फोर्स तो मैंने इस ब्लॉक को दिया था, अभी फोर्स इस ब्लॉक को दिया है तो इसका समझ में आ जाएगा कि ये आगे क्यों जाने वाला है। लेकिन इसके बारे में सवाल पूछो कि ये आगे क्यों जाएगा, इसको कोई ना कोई तो खींच रहा है, इसको कोई ना कोई तो खींच रहा है। यस, जो द टेंशन इज ऑन दिस ब्लॉक अगर बात करें तो टेंशन इस पॉइंट पर अगर बात करें तो टेंशन देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, ये आ गया टेंशन टी। तो यह आ गई एक्शन, और किस तरीके से दिखाया, टेंशन इज अलोंग द रोप एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज अलोंग द रोप, टेंशन इज अलोंग द रोप एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर हो रहा है।
अभी इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, ये रोप में टाइटनेस जनरेट हुआ है, रोप में टाइटनेस जनरेट हुआ है। टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा कि एक रोप होती है और यहां पर कुछ लोग होते हैं, यहां पर कुछ लोग होते हैं, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, ये दोनों एक दूसरे इधर खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं मतलब इस रोप में क्या होगा, टाइटनेस जनरेट होने वाला है। तो रोप में टाइटनेस जनरेट होने वाला है मतलब टेंशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। समझ लो इस ब्लॉक को आगे जाना था, नेचुरली अगर पीछे कोई नहीं होता तो ये आगे ही जाता, लेकिन समझ लो इस ब्लॉक के पीछे रोप लगी है, तो रोप लगी है तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस ब्लॉक को रोकने की, अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब ये ब्लॉक कहीं ना कहीं आगे वाले ब्लॉक को पीछे खींचने की कोशिश करने वाला है। ये समझ लो ये ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को पीछे खींचने की कोशिश करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया बच्चों इसका रिएक्शन। बहुत ही इजी तरीका होता है समझने का। आप उस रोप पर जाओ, सबसे पहले रोप जो है मासलेस है ना, मासलेस है, लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं होने वाली है। तो उस केस में आपको करना क्या है, इस रोप को समझ लो दो पॉइंट जो कि बॉडी के कांटेक्ट में है, यहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट में, यहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट में। तो आपको टेंशन दिखाना है अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। क्लियर हो गया? वेदर इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, यस इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों, कैसे, वो समझ लो। ये दोनों फोर्सेस हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ की सबसे स्पेशलिटी ये थी, ये बात थी कि बोथ शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये इस बॉडी पर काम कर रहा है, ये इस बॉडी पर काम कर रहा है। हालांकि दिखाते समय हमें उसको रोप पर ही दिखाना होता है, इसी वजह से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोप पर ही ये सारी चीजें काम कर रही है, नहीं हो रहा है। ये देखिए क्या होता है, ये इस ब्लॉक को खींचने के लिए काम कर रहा है, ये इस ब्लॉक को रोकने के लिए काम कर रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग ही आने वाला है। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे चलते हैं बच्चों, पुली वाले केसेस भी आएंगे। पुली क्या करती है, जो रोप सीधी जा रही थी बस उसको बेंड करा के इधर ला लिया। मतलब अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये दूसरा ब्लॉक नीचे आना तय ही है। अच्छा इसमें अभी देखिए क्या होता है, पुली इसीलिए लिया क्योंकि हमारे पास फिलहाल जब तक रोटेशनल मोशन चैप्टर नहीं आता है तब तक हमारे लिए पुली मासलेस है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब पुली रोटेट होना शुरू हो जाएगी तो रोटेशनल इफेक्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, रोटेशनल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी को रोटेट होना है नहीं होना है तो मासलेस मैंने कंसीडर कर लिया, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली जो केस आने वाली है रोटेशनल डायनेमिक्स में वो यहां पर खत्म कर दे। तो देखिए क्या होगा, ये ब्लॉक जो है यहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो बच्चों दिखा दो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। इस पॉइंट पर देखोगे तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, ये टेंशन टी है, टेंशन टी है, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूं रोप जो है मैं मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही कंसीडर करने वाला हूं। फिर अगर आगे चलकर ये भी सिचुएशन आ जाएगी कि ये जो रोप है ये तो पुली के कांटेक्ट में भी है, तो मैं क्या करूंगा, पुली का वो पॉइंट इमेजिन कर लूंगा जहां पर ये रोप कनेक्शन में आ रही है। यहां तो रोप है ही है, कनेक्टेड है ही है, लेकिन इस पुली पर ये जो रोप है ये यहां पर कांटेक्ट में आ रही है। तो इसको इमेजिन कर लो जैसे ये ब्लॉक मास था, तो इसको मैं एक पॉइंट के हिसाब से इमेजिन कर लूंगा। यस, अवे फ्रॉम बॉडी द सेम टेंशन वी शुड शो, अवे फ्रॉम बॉडी द सेम टेंशन वी शुड शो, राइट। तो इस तरीके से टेंशन की एक्शन रिएक्शन पेयर आप दिखा सकते हो। इसको वापस से एक बार नोट कर लो बच्चों, समझ लो ये डायग्राम के साथ में एक ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट होगा, नीचे दूसरा एक्सेलरेट होने वाला है, लेकिन टेंशन किस तरीके से दिखाया है इसको समझ लेना है। फिर पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, टेंशन इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ पुली। अगर पुली के बारे में बात करें मासलेस और टेंशनलेस है तो, और रोप तो मैंने मासलेस कंसीडर कर ही लिया था। तो यहां पर देखिए बच्चों इस टाइप के एग्जांपल में ये टेंशन टी है, तो देखिए इसको कनेक्शन दिया, ये टेंशन टी है, यहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट में आया टेंशन टी अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, यहां पर अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। हर तरफ रोप पे एट ईच एंड एवरी पॉइंट द टेंशन इज सेम, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द टेंशन इज सेम। गॉट इट? फिर नेक्स्ट केस, स्ट्रिंग मासलेस बट पुली इज नॉट मासलेस। स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आगे कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इस पर मैं टेंशन टी दिखा देता हूं, तो यहां पर टेंशन मैं टी दिखा देता हूं।
लेकिन पुली के आउटर साइड, अदर साइड में मैं बात करूं तो यहां पर मैं टेंशन टी डैश बताता हूं, यहां पर मैं टेंशन टी डैश बताता हूं। मतलब पुली की एक साइड में टेंशन अलग चल रहा है और पुली की दूसरी साइड में टेंशन अलग चल रहा है। अगर पुली मासलेस नहीं है तो, पुली मासलेस नहीं है तो, ठीक है। और लास्ट केस, अगर स्ट्रिंग और पुली दोनों ही मासलेस नहीं है तो करना क्या है, हर एक पॉइंट का टेंशन अलग दिखा दो। अवे फ्रॉम बॉडी टेंशन T1, अवे फ्रॉम बॉडी टेंशन T2, अवे फ्रॉम बॉडी टेंशन T3, अवे फ्रॉम बॉडी टेंशन T4। अभी सिर्फ नोट करना है प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर सिर्फ नोट करना है कि क्या चीज चल रही है। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और बच्चों आपको आदत रखनी होगी कि ये सारी चीजें जो चल रही है, आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो तो इसका एक शॉर्ट नोट, माइक्रो नोट आपके पास तैयार हो, क्योंकि लिखने की आदत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमको लगता है कि हम लोग इसको याद कर लेंगे, हमको समझ में आ गया, फिलहाल में भी समझ में आ सकता है, लेकिन आगे चलकर ऑब्वियसली रिवाइज करने के लिए ये चीजें जरूरी है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, और स्मार्ट वर्क यही होता है कि आप इसको नोट कर लो, आपकी खुद की लैंग्वेज में नोट किया तो भी चलेगा, लेकिन करेक्ट नोट करो। ओके, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक ऐसी तरीके से टूल हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसा एक मैथमेटिकल टूल या फिर वेक्टर भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक ऐसी चीज है बच्चों जिससे कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस आपको इजी करा के मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी एक सिंपल सी बॉडी है जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो नॉट नेसेसरी ये अकेली ही कांटेक्ट में हो सकता है मल्टीपल ब्लॉक्स की सिचुएशन आ जाए, मल्टीपल पुलिस वाली सिचुएशन आ जाए। इस समय में हम लोग क्या कर देते हैं, बॉडी को अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, और आइसोलेट करने के बाद हम ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि उस पर कितने कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस पर कितने कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसको यहां पर लाके रख दिया। तो मैं तो मेरे स्टूडेंट को हर वक्त यही चीज बताता हूं, सबसे पहले आप फील्ड फोर्स पर काम करो, जो कि सबसे आसान होता है। तो इस पर फील्ड फोर्स बच्चों कितना आ गया, इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर दूसरी चीज आपको देखनी है कि ये कितने कांटेक्ट में है। तो मुझे दिख रहा है ये सिर्फ ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो ग्राउंड इस तरीके से है, तो ग्राउंड को नॉर्मल और इस बॉडी पर, देखिए ग्राउंड इस बॉडी पर फोर्स जनरेट कर देगा, दैट इज नॉर्मल। ये आ गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। इस डायग्राम में अगर बात करें, ये बॉडी कांटेक्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो जीरो है एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हो रहा है इस पर नेट फोर्स जीरो बन रहा है। नेट फोर्स जीरो मतलब जितना नॉर्मल आया उतना mg आएगा। तो ये मैथमेटिकली इक्वल आ रहा है। इसे ये कंफ्यूजन ना करे कि नॉर्मल ही mg है या फिर mg ही नॉर्मल है, नहीं। इस मैथमेटिकली यहां पर बात करें तो एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से मुझे n और mg सेम मिल रहा है, क्योंकि मुझे नेट फोर्स जीरो दिखाना था। और नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ऊपर का वेक्टर नीचे के वेक्टर को कैंसिल करेगा, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को कैंसिल करेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देख लीजिए, इसको नोट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉडी और सब सिस्टम ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग, showing all forces acting on it, showing all forces acting on it। क्लियर हो रहा है सबको? बढ़िया। चलिए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कोई सिस्टम, कोई ब्लॉक, अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो सबसे पहले आपको करना है उसका फील्ड फोर्स निकालना है। तो फील्ड फोर्स देखो बच्चों क्या होगा, ये सेंटर है, तो यहां इसका वेट W इज इक्वल टू mg दिखा दो, ये आ गया। फिर क्या करना है, फिर मान लीजिए मैं ये सरफेस 1 बोल रहा हूं और मान लीजिए ये सरफेस 2 है। सरफेस 1 के कांटेक्ट में जैसा मुझे दिख रहा है तो इसको नॉर्मल, तो ऑब्वियसली ये स्फीयर है, तो स्फीयर और स्फीयर यहां पर देखिए ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये टेंजेंट की तरह काम करेगा। और टेंजेंट को नॉर्मल अगर बात करते हैं, टेंजेंट को अगर नॉर्मल निकालते हैं, स्फीयर के टेंजेंट को अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो दैट शुड पास थ्रू सेंटर। तो ये जो सरफेस है ये इस पर अवे नॉर्मल फोर्स N1 डालने वाला है। तो N1 आप तो या तो ऐसे दिखा दो N1, या फिर अगर आपको लग रहा है तो ये वेक्टर उठा के कहां से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, यहां पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये देखिए यहां पर नॉर्मल था, क्योंकि ये वेक्टर है, देखिए यहां पर नॉर्मल था, तो नॉर्मल वेक्टर है, सेंटर में से पास हो रहा है, तो वेक्टर आप उठा के यहां पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना है हमें। उसके बाद
ये सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है स्फीयर के। यहाँ पर देखिए ये स्फीयर है तो ये टेंजेंट की तरह काम करेगा, और इसको परपेंडिकुलर अगर बात करें तो ये भी सेंटर में से पास होने वाला है। ये आ गया बच्चों नॉर्मल N2। तो आप या तो N2 यहाँ दिखाओ, या तो N2 यहाँ दिखाओ, या उसको उठाकर यहाँ डाल दो N2, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो सकती है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। हो गया? गुड। अब इस पर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम्स तैयार करनी है कि ए, बी और सी ये तीनों ब्लॉक्स है, और तीनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे। इनके मासेस चलिए मान के चलते हैं, इसका मास M1 है, M2 है और M3 है। इन पर क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैं तो काम करने वाला हूँ mg पर। तो ये बच्चों जो था इसका मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ M1g, ये इसका खुद का वेट हो गया। इसका वेट बच्चों देखिए M2g, इसका जो वेट है बच्चों वो है M3g। ये हो गया इसके वेट, इसके फील्ड फोर्सेस मैंने दिखा दिया। तो सबसे पहले ये दिखा दिया, क्लियर कर दो। अभी दूसरा क्या करना है, तो दूसरा चीज ये है कि नॉर्मल क्या क्या है। अगर ए की बात करें तो ए सिर्फ ए के कांटेक्ट में आ रहा है ना, बी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो बी का जो सरफेस है वो ए को ऊपर ढकेलेगा, नॉर्मल N1। जो बी है, बी और ए कांटेक्ट में है ना, तो बी का मॉलिक्यूल ए को ऊपर ढकेलेगा, तो उसी तरीके से ए का मॉलिक्यूल बी को नीचे ढकेलेगा। एक्शन रिएक्शंस, इक्वल अपोजिट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आपको सिर्फ एक ही दिखाना है नॉर्मल, उसका रिएक्शन तो इस पर आने ही वाला है। फिर अगर बी की बात करें तो बच्चों बी जो है, बी तो ऊपर भी कांटेक्ट में था, वैसे नीचे भी कांटेक्ट में। तो नीचे जो सी है, सी बी को ऊपर ढकेलने वाला है, सी बी को ऊपर ढकेलने वाला है। तो देखिए सी बी को N2 नॉर्मल रिएक्शन देगा, जो सी है वो बी को N2 नॉर्मल रिएक्शन देने वाला है, ऊपर ढकेलने वाला है। इसका रिएक्शन ऑब्वियसली, अगर सी बी को ऊपर ढकेल रहा है तो बी सी को नीचे ढकेलने वाला है। यस, इसका रिएक्शन N2। तो इस तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज आ गया। फिर सबसे लास्ट जो सी है, सी ग्राउंड के कांटेक्ट में, और जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड खुद का नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, N3 किसने दे दिया, ग्राउंड ने दे दिया। तो यहाँ देखो बच्चों N1 को ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये तकलीफ हो सकती है यहाँ पर क्यों दिखाया, दिखाओ यार, कहीं पे भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्शन उसकी जो डायरेक्शन ना बदलने। N1 है तो आप N1 को यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिखाओ या उसको उठाकर यहाँ पर दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी मैं दिखा सकता था, लेकिन क्या हो रहा है, कई सारे वेक्टर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी रखने के लिए ये अलग से दिखाया। तो देखिए इस बॉडी के बारे में बात किया अपन ने, ए के बारे में, ये बी के बारे में। बी देखिए दो बॉडीज के कांटेक्ट में था, तो दो बॉडीज से उसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है। और सी जो है, सी भी दो जगह पर कांटेक्ट में है, तो देखिए ये ऊपर का कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स आ गया, ये ग्राउंड ने दे दिया, और इसका खुद का वेट। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम के लिए हो गया। क्लियर है? चलिए अभी आगे कॉन्सेप्ट क्या होगा। आगे चलिए ठीक है। A block of mass m is attached with two string as shown in the figure. Draw the free body diagram of the block. अब एक बार कोशिश करके देखो क्या हो सकता है। तो इस ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, तो इसका वेट mg नीचे आएगा। फिर यहां पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये टेंशन T आ गया बच्चों, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी। और उसके बाद में यहाँ पर एक नेक्स्ट रोप है, तो यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगा, ये T डैश अवे फ्रॉम द बॉडी। कुछ इस तरीके से एक सिस्टम तैयार हो जाएगी। तो अभी आप कंफ्यूजन में होगी यार ये थीटा क्यों दे दिया। तो आगे बच्चों इक्विलिब्रियम वाली केस हमको पढ़ना है, ट्रांसलेशनल, उसमें ये थीटा काम करने वाला है। तो आई होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली चीज अच्छे तरीके से पता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, तो अगर नहीं है तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बार आप देखना है, आपको एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, राइट।
ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर आ गई है। आई होप आपने भी जो डायग्राम निकाली है और मैंने जो डायग्राम निकाली है मैच हो रही है। ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, यस, यहाँ से आगे जो बढ़ना है तो कई सारी शॉर्टकट्स भी मैं देने वाला हूँ, तो वो शॉर्टकट भी आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहली बच्चों ये केस है ब्लॉक्स इन अ कॉन्टैक्ट। ब्लॉक्स अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो एंड वी आर अप्लाइंग ए फोर्स, क्योंकि यहाँ पर पुशिंग फोर्स लगाना पड़ता है, पुश फोर्स, क्योंकि आगे ढकेलना है, इसको पुल नहीं कर सकते कि यहाँ से पुल किया खींच लिया। तो देखिए बच्चों, इसमें किस तरीके से हैंडल करना है, इस टाइप के सिचुएशन को कैसे ऑपरेट करना है। तो देखिए क्या होगा, ये दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में है। अच्छा, ये दो ब्लॉक ग्राउंड के भी कांटेक्ट में है। तो थोड़ा अभी ये चीज भी समझ लो कि आपको एक बार जो कांटेक्ट फोर्सेस नॉर्मल अगर निकालते आता है या फिर टेंशन स्ट्रिंग निकालते आता है, तो ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पर दिखाने भी होंगे। जैसे कि अगर ये इस पे क्वेश्चन क्या आता है, ब्लॉक्स इन कांटेक्ट में क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद में सेकंड चीज होती है कि इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करा के दे देता हूं, और उसके बाद में इसकी शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालें, तो M1 की फ्री बॉडी डायग्राम अगर बात करते हैं, तो यहां पर देखिए ये फोर्स इस इधर से आ रहा है, ये फोर्स इसको आगे ढकेल रहा है और ये दो बॉडीज यहां पर कांटेक्ट में है। तो M2 जो होगी, M2 जो आगे है वो इसको पीछे ढकेलने वाली है। तो M2 क्या करेगी, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन डाल देगी N बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अभी वेट के बारे में क्या करें, तो इसका वेट नीचे की डायरेक्शन में है और फ्लोर इस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो हो क्या रहा है, ये बॉडी अगर हॉरिजॉन्टली जा रही है तो आपको ये स्पष्ट तरीके से यहां पर दिखता होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बॉडी ऊपर की वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली नहीं है। ये बॉडी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली नहीं है। अगर वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली नहीं है तो अननेसेसरी ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्यों दिखाया जाए। तो फिलहाल इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, फ्रिक्शन के टाइम में वापस इसको रिज्यूम कराना है आगे चैप्टर में। तो फिलहाल अगर बात करें यहां पर इस ब्लॉक की, तो मैं वर्टिकली इसका mg फील्ड फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये नहीं दिखाने वाला हूं जो कि ग्राउंड ने किया था। मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में, जिस डायरेक्शन में जाने वाला है बस उस पर काम करने वाला हूं। फिर ब्लॉक M2 के बारे में बात कर लो। M2 के पास सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो देखिए इसका रिएक्शन इस पर मिल गया। अभी इक्वेशन कैसे करने समझ लो आप। हमें समेशन ऑफ फोर्स, अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अभी तो अब मैंने पढ़ाया था सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है भैया, लेकिन उसको अगर क्लियरली बात करें तो नेट फोर्स होना चाहिए। नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो जा रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है एक्चुअल में, तो इस पर नेट फोर्स है और नेट फोर्स की वजह से ये ब्लॉक राइट में जा भी रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो शुरुआत इस तरीके से करते हैं, ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेट होता है ए से, तो ये भी ब्लॉक एक्सेलरेट होगा बच्चों, ए से ही एक्सेलरेट होने वाला है। समझ में आ रहा है। तो अभी करना क्या है, मैं पहले सॉल्व कर दूंगा और फिर शॉर्टकट में डालना है हमको, इसका इक्वेशन देना है। क्योंकि ये राइट में जाने वाला है, ये भी राइट में जाने वाला है, तो मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये लिख के भी रख दो। हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो राइट साइड पॉजिटिव आ गई, मुझे यहाँ पर दो फोर्सेस दिख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कौन है, एफ है। तो देखिए पहले मैं इज इक्वल टू m1a लिख देता हूँ, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू m a, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में मुझे समेशन ऑफ फोर्सेस लिखना है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस कौन, तो मुझे यहाँ पर एफ दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो फोर्स ए जो है, एफ जो है ए की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और एन जो है ए के अपोजिट में तो निगेटिव। सॉरी, यस, एफ माइनस एन। क्लियर हो गया बच्चों। और उसी तरीके से अगर इसको इक्वेशन में लिख देता हूं 1, यहां पर देखिए कि राइट में जा रहा है और एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है जो उसको ढकेल रहा है आगे, तो इज इक्वल टू m2a एंड दिस इज एन, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करें तो एक ही फोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ कोई फोर्स होता तो मैं उसको यहाँ पर वेक्टर वाइज, है ना, रूल वाइज ला देता। अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, तो अगर 2 को मैं 1 में रख देता हूँ
पुट 2 in 1, तो F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा बच्चों, M1A प्लस M2A, तो F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, तो A कितना आ गया, F बाय M1 प्लस। इसकी शॉर्टकट दे देता हूं भी मैं, समझ लो, A इक्वल टू नेट पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस। क्या किया मैंने, इसका शॉर्टकट, इतना सारा झंझाट नहीं करने की जरूरत है, इतना सारा जो है वो चीज नहीं करने की जरूरत है। क्या करना होगा, एक्सेलरेशन आपको नेट पुशिंग फोर्स। तो मुझे इस बॉडी पर अगर बात करूं तो हमने तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकाल दिया, लेकिन अगर देखोगे तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं, तो इनका एडिशन तो जीरो होने वाला है अगर सिस्टम वाइज देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इसको टोटली एक ही सिस्टम बिहेव करने की कोशिश करने की, ये दोनों मिला के एक ही सिस्टम हो रही है। अगर ये दोनों मिला के एक ही सिस्टम हो रही है, दोनों के दोनों साथ में अगर जा रहे हैं, तो ट्रीट देम एज इफ सिंगल सिस्टम, और इस पर एक ही फोर्स मुझे काम करता हुआ दिख रहा है जो इन दोनों ब्लॉक को ढकेल रहा है, तो नेट पुशिंग फोर्स F दिख रहा है मुझे, तो F डाल दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय ये दोनों सिस्टम मिला के एक ही मास हो रहा है M1 प्लस M2, तो इतना आसान होता ही है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नॉर्मल के बारे में पूछा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन N2 कितना है। आप ये डायग्राम पर काम करो या ये डायग्राम पर काम करो, तो मैं कोशिश करता हूं अगर नॉर्मल निकालना है मुझे इन दोनों के बीच का, तो मैं ऐसा ब्लॉक चूज करता हूं जिसपे कम से कम फोर्सेस हो। तो यहाँ इक्वेशन मुझे 2 में जो दिख रहा है ये काफी इजी दिख रहा है, सेकंड ब्लॉक जो दिख रहा है, सेकंड ब्लॉक पे कम फोर्सेस है, राइट, इतना ही फोर्स है, तो N इज इक्वल टू M2A, तो M2A A की वैल्यू ऑलरेडी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मिल रहा है, ये आ गया बच्चों नॉर्मल फोर्स। लेकिन इससे आसान तरीका मैं बता देता हूं आपको क्या करना होता है, नॉर्मल फोर्स अगर निकालना है, देखिए इसके लिए सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम कैसा, कितना शॉर्टकट होगा देख लो। तो अगर मुझे इन दोनों ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो मैं इस तरीके से खड़ा रहूंगा, मुझे मतलब अभी जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे इन दोनों ब्लॉक के बीच का एक्सल नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो मैं सोचूंगा यहां पर ये जो कांटेक्ट है, यहां पर हम लोग खड़े हो जाते हैं, किस डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फेसिंग करते हैं। तो एक्सेलरेशन इस सिस्टम में, इस डायरेक्शन में, मैं कहां पे खड़ा हूं बच्चों, मैं यहां पे खड़ा हूं, हम लोग यहां पर खड़े हैं, हमें नॉर्मल यहां पर पूछा गया है, जिस कांटेक्ट में नॉर्मल पूछा गया है, जिन दोनों के बीच में कांटेक्ट चाहिए, कांटेक्ट फोर्स, तो उस पर वहां पर जाके रुकना है, और किस डायरेक्शन में देखना है, उस डायरेक्शन में देखना है जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाने वाला है, एक्सेलरेशन होने वाला है। तो उस डायरेक्शन में देखने के बाद उस डायरेक्शन में आपके सामने कितने ब्लॉक्स आते हैं, टोटल कितने ब्लॉक्स आते हैं, तो मुझे दिख रहा है यहां से सिर्फ एक ही ब्लॉक है M2, बस M2 इंटू कर दो आप एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका नॉर्मल फोर्स, M2 मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन, आ गया आपका नॉर्मल फोर्स। इसको अभी डिटेल में और समझो, यहां पर एक केस डाल दिया। तो सबसे पहले क्या बताया, ब्लॉक ऑफ 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, चलो है, साइड बाय साइड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन डाल दिया, तो ये फोर्स बच्चों आ गया 20 न्यूटन। शॉर्टकट तैयार करना है, समझ लो इसको, अप्लाइड इफ, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 4 किलोग्राम पर डाल दिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, मुझे पता है ये फोर्स डालने के बाद दोनों के दोनों मूव होने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन नेट पुशिंग फोर्स, तो इन दोनों को मैं एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूं, तो नेट पुशिंग फोर्स 20 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, सो 20 डिवाइड बाय 6 या फिर 10 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। समझ में आ रहा है, ये एक चीज होगी। दूसरा फोर्स चाहिए, तो आपको कांटेक्ट फोर्स चाहिए बिटवीन टू ब्लॉक्स, दो ही ब्लॉक्स है, तो यहां पर कांटेक्ट चाहिए, तो जहां पर कांटेक्ट चाहिए वहां पर आके खड़े हो जाइए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने वाला है, तो यहां पर खड़े हो जाओ, और उस डायरेक्शन में देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इस सरफेस के बाद कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, इस सरफेस के बाद कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, एक ही ब्लॉक दिख रहा है, तो यस, तो नॉर्मल फोर्स यहां पर दिखा दूंगा मैं, ये नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू, ये कितने ब्लॉक्स को ढकेल रहा है, 2 किलोग्राम को, इंटू एक्सेलरेशन, सो 2 इंटू 10/3 दैट इज इक्वल टू 20/3 न्यूटन आ गया।
चलिए एक बार इसको समझ लो, एक बार एक नोट डाउन कर लो बच्चों इसको। और ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। बस इसी तरीके से इसको इसको समझ लीजिए, ये इसमें और क्लियर हो जाएगा। आप 3 ब्लॉक्स डाल दिए, 4 ब्लॉक्स डाल दिए, 8 ब्लॉक डाल दिए, कितने भी ब्लॉक डाल दिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए 3 ब्लॉक्स है, साइड बाय साइड रख दिया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन डाल दिया है। अप्लाइड ऑन 3 किलोग्राम ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक का नेट फोर्स मुझे निकालना है। नेट फोर्स निकालना है, समझ लो नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको। पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। नेट पुशिंग फोर्स 12 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। तो पूरी की पूरी सिस्टम इधर जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, देख लीजिए। पहले मैं यहां पर एक नॉर्मल फोर्स डाल देता हूं N1, और यहां पर नॉर्मल फोर्स डाल देता हूं N2। अच्छा ये ऐसे ही क्यों, इसका रिएक्शन भी तो बन रहा है, बन रहा है, समझ लो इसको। पहले यहां पर खड़े हो जाइए और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देख लीजिए। तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स मैं नॉर्मल डाल देता हूं। मुझे तो ये समझना चाहिए ना आगे का ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है। तो ये 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक इसको ढकेल रहा है, ऐसे समझ के चलो। तो ये 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल फोर्स N1 दिख रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स N1 जो है, N1 कितने ब्लॉक्स को ढकेल रहा है। N1 के आगे ब्लॉक कितने हैं, N1 के आगे ब्लॉक कितने हैं। तो देखिए N1 के आगे ब्लॉक है 2 + 1 3। तो 3 मास मैंने उसका डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 2, तो आ गया बच्चों 6 न्यूटन। फिर मैं जब यहां पर आता हूं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बात करें, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में देख लो N2 कितने ब्लॉक्स को ढकेल रहा है, N2 कितने ब्लॉक्स को ढकेल रहा है। तो मुझे दिख रहा है एक ही ब्लॉक है जिसका मास भी 1 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन बच्चों कितना है, एक्सेलरेशन 2 है, तो ये आ गया बच्चों 2 न्यूटन। अभी क्वेश्चन पूछा गया है नेट फोर्स ऑन 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम ब्लॉक को देख लो। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक को इधर से नॉर्मल N1 धक्का दे रहा है, ये 1 किलोग्राम ब्लॉक जो दिख रहा है इस पर N2 धक्का दे रहा है। लेकिन आप देख लो 1 किलोग्राम ब्लॉक पर अगर N2 है, अगर आप N2 कैलकुलेट कर लिए है तो N2 का रिएक्शन भी तो आएगा। N1 कितना है 6 न्यूटन था, N2 कितना था 2 न्यूटन था। देख लीजिए N2 इस पर निकाला है लेकिन इसका रिएक्शन पेयर तो आ रहा है ना, तो रिएक्शन आ रहा है। इस पर नेट कितना बच्चों, तो देखिए 6 और ये 2 है, तो F नेट बात करो तो ये 6 न्यूटन ये 2 न्यूटन, सिस्टम तो राइट में जा रही है ना। तो आप कितना कर सकते हो 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये एक तरीका हो गया। या अगर दूसरा तरीका बात करूं तो मैं 2 किलोग्राम ब्लॉक को देख लूंगा, ये 2 किलोग्राम ब्लॉक है, कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है 2 के। तो दूसरी चीज ये भी बात कर सकते हो आप कि अगर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, बाकी सारे चीजों को मैं निग्लेक्ट कर देता हूं, मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है कि ये एक्सेलरेट हो रहा है विद 2। तो मैं फिर कितने फोर्सेस है उसको नहीं देखूंगा, वो दूसरा तरीका हो गया। अभी अभी दूसरे तरीके पे काम करते हैं। अभी मैं भी 1% भी नहीं सोचूंगा कि ये क्या कर रहा है, कौन कौन फोर्सेस डाल रहा है। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि हजारों फोर्सेस काम कर रहे होंगे इस पर, लेकिन ये जा किधर रहा है, राइट में जा रहा है। तो राइट में अगर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 2 के, 2 से जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, आ गया बच्चों 4। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट। ये आ गया ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अभी इस पर मैं ज्यादा थियरी नहीं देने वाला हूं। इस पर देखिए जब था पुशिंग अब था पुलिंग, अब है पुलिंग। तो यहां पर पहले एक्सेलरेशन कितना, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना, नेट पुलिंग फोर्स हो रहा है। तो मैं इन तीनों को सबसे पहले एक सिस्टम मान के चलता हूं, और यहां पर नेट पुलिंग फोर्स मुझे दिख रहा है F, ये अकेला ही बंदा है जो उसको आगे खींचते हुए लेके जा रहा है, डिवाइडेड बाय मासेस। तो मासेस ऑफ ईच ब्लॉक कितना है 4, 2 और 1, 4, 5, 6 और 7 किलोग्राम आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया 7। अच्छा फोर्स की वैल्यू दी नहीं है तो मैं थोड़ा बुक में देख लेता हूँ कुछ होगा तो। यस है, यहाँ पर बच्चों फोर्स दिया है 14 न्यूटन।
तो 4 से 14 न्यूटन और 7 किलोग्राम 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो वही चीज है। देखिए यहाँ पर टेंशन एक्शन और यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर एक्शन और यहाँ पर रिएक्शन, ये जानना जरूरी है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में हिंट दे देता हूँ, आपको करना क्या है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है। और जैसे मुझे यहाँ पर टेंशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस रोप को देख लूँगा और इमेजिन करूँगा खुद को कि मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ब्लॉक खींच रहा हूँ। तो मेरे पीछे टोटल कितने ब्लॉक्स है, क्या करना है, मेरे पीछे कितने ब्लॉक्स है, मेरे पीछे कितने ब्लॉक्स है, तो मुझे टी निकालना है। तो मेरे पीछे कितने ब्लॉक्स है, मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखूंगा और रोप खींच रहा हूं ऐसे समझूंगा, और मेरे पीछे ब्लॉक कितने हैं, है ना। तो 4 एक ही ब्लॉक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना आ गया बच्चों 8 न्यूटन। मुझे टेंशन टी डैश निकालना है, तो मैं टेंशन टी डैश इस रोप पर आ जाता हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखता हूँ और मैं इसको खींच रहा हूँ। तो मेरे पीछे टोटल कितने ब्लॉक्स है, मेरे पीछे कितने ब्लॉक्स है, तो 2 और 4, ये हो गया बच्चों 6 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को, क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़िया। तो ये ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट, ये सिस्टम हो गई है। फिर वर्टिकल मोशन ऑफ ब्लॉक्स, अभी हॉरिजॉन्टल तो काफी अच्छा चल रहा था, वर्टिकल मोशन में क्या करना है, वर्टिकल मोशन में क्या करना है, तो इसको ऐसे समझ लो, इसको एक सिस्टम की तरह बिहेव कर लो, सिस्टम की तरह इमेजिन कर लो कि ये तीनों के तीनों मिला के एक ब्लॉक हो रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इस पर फोर्स डाल दिया गया बच्चों F। लेकिन इसमें एक अड़चन है, एक समस्या है, प्रॉब्लम है, समझ लो। क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है। मतलब यह हो रहा है कि ग्रेविटी जो है वो M1 प्लस M2 प्लस M3 और उसको मल्टीप्लाई बाय G, तो इतना ये इफेक्टिव वेट की तरह काम करेगा। अगर फिर भी ये सिस्टम ऊपर ही जा रही है विद एक्सेलरेशन A, तो आपके लिए एक्सेलरेशन हो गया नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ मासेस। अभी नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो ये जो फोर्स F है ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और वेट उसको नीचे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स बात करें तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर लेके जाने की, और ये पूरा के पूरा वेट नीचे है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ये हो गया बच्चों नेट पुलिंग फोर्स। F1 ऊपर था और पूरा के पूरा वेट नीचे है, तो ये नेट पुलिंग फोर्स, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ मासेस, एडिशन ऑफ मासेस, एडिशन ऑफ मासेस। एक बार आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए तो आप पता है। अच्छा अभी मुझे पूछा जाए कि यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन टी ही होगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर टेंशन टी डैश है तो यहाँ पर टेंशन टी डैश होगा। अच्छा अभी टेंशन कैसे निकालते हैं वो समझ लो। टेंशन टी अगर निकालना है तो टेंशन टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं उस ब्लॉक को देख लूंगा, जैसे M3 है, तो M3 का जो वेट है बच्चों M3A है, सॉरी M3 इंटू G है, और ये टेंशन टी उसको ऊपर खींच रहा है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो M3 पे बैठ जाओ आके, M3 पे बैठ जाओ आके, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, तो ऊपर टेंशन टी खींच रहा है लेकिन इसका वेट नीचे इसको खींच रहा है। तो M3 के बारे में बात करें तो नेट अगर बात करें तो M3 ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, और टेंशन ऊपर खींच रहा है, mg नीचे खींच रहा है, तो M3 जी नीचे आ गया, तो T इज इक्वल टू M3 G प्लस ए। अच्छा ए की वैल्यू प्लेस करना है तो आप यहाँ पर तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेटेड वैल्यू रख दो वहाँ पे। चलिए टी डैश के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही मैं टी डैश के बारे में बात करता हूँ, तो टी डैश के बारे में बात कर देते हैं, तो टी डैश पर आ जाते हैं। तो टी डैश में करना क्या बच्चों, टी डैश में करना क्या है, तो टी डैश पे आप यहाँ पर आके खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो टी डैश ऊपर खींच रहा है, लेकिन इसके नीचे सिर्फ M2 को नहीं देखना है, आपको देखना है इसके नीचे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं।
तो इन दोनों ने मिला के एक पूरी सिस्टम तैयार कर ली है M2 और M3 मास की। तो सिस्टम का वेट कितना हो गया, M2 प्लस M3 इंटू जी, एंड स्टिल द एंटायर सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड। तो आपको करना क्या है, T डैश अपवर्ड है माइनस ये नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। तो T डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, G प्लस ए आ गया, राइट। M2 प्लस M3 G प्लस ए। तो जहां पर जाना है आपको, मुझे T डैश पता चलना था। ये T डैश खींच रहा है तो नीचे भी तो ब्लॉक्स है, तो नीचे के टोटल ब्लॉक्स में एक सिस्टम की तरह इमेजिन कर लिया यहाँ पर, है ना, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। ये इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। यस, इस सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन हो गए तो देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो सिंपल पुली, यस, सिंपल पुली वाला कॉन्सेप्ट हम कल करा के लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये कल के लेक्चर में हम लोग सिंपल पुली वाले कॉन्सेप्ट का रख लेते हैं। आप तब तक के लिए ये प्रैक्टिस कर लो बच्चों, और इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट है, यस, काफ़ी लंबा चलने वाला है, यस, तो ये कल करा लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ठीक है, लेक्चर रोक देते हैं आज के लिए। आप ये नोट डाउन कर लो, नोटबुक में आपके इसके तैयार कर लीजिए।